नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज के इस विशेष सेशन में हम बात करने वाले हैं SSC GD 2023 के मद्देनजर। जी हां, SSC GD की आपकी एग्जाम होने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए दोस्तों एक विशेष सेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम है 30 दिन में 30 मॉक टेस्ट। जी हां, आपको एग्जाम की जैसे जो हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस प्रकार के 20 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इन 20 क्वेश्चन के साथ हमें जो और अन्य क्वेश्चन दोस्तों किस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड मिल सकते हैं, उसका संपूर्ण जो विशेषण है, जी हाँ, संपूर्ण उसका विशेषण करने वाले हैं कि किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यूं कहा जाए कि दोस्तों आपको इस सेशन से आपको पिछली 2023 में मोस्ट रिपीटेड एसएससी की पूछी गई जीके के क्वेश्चन इस सेशन से आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है 2024 में वर्दी पाने का, वह सपने को साकार करने के लिए आपको इस जीके जीएस के पार्ट फर्स्ट से दोस्तों आपको 15 से लेकर 17 क्वेश्चन राइट करने होंगे। जी हाँ, 15 से 17 क्वेश्चन राइट करने होंगे। तो दोस्तों आपको हूबहू एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप सभी दोस्तों अपना जो स्कोर क्या रहता है, स्कोर कार्ड अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपके यहाँ से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, कालबेलिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम। तो दोस्तों जो कालबेलिया नृत्य है उसकी बात करते हैं तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। और दोस्तों हम भारत के लोक नृत्यों की बात करते हैं तो भारत के अंदर लोक नृत्य, भारत में लोक नृत्यों की संख्या के बारे में बात करें तो भारत में लोक नृत्यों की संख्या दोस्तों 2800 से प्लस है। जी हाँ, 2800 के प्लस लगभग यहाँ पे दोस्तों लोक नृत्यों की संख्या है, जिनमें दोस्तों आपको एग्जाम में है कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट से कौन कौन से अलग अलग लोक नृत्य हैं, उनके बारे में बात करते हैं। लोक नृत्यों की संख्या 2800 प्लस है। जबकि हम दोस्तों बात करते हैं शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या दोस्तों भारत के अंदर 8 है। 8 भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य हैं। और अब बात करते हैं कालबेलिया के ऊपर। तो कालबेलिया नृत्य को यहाँ में यूनेस्को के द्वारा कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के द्वारा अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है। जी हाँ, अमूर्त धरोहर भी घोषित किया गया है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर घोषित किया है। वह कब किया है, तो 2010 के अंदर इस नृत्य को अमूर्त जो धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। अब बात करते हैं राजस्थान के अन्य कौन कौन से लोक नृत्य हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। तो राजस्थान में दोस्तों घूमर है। जी हाँ, घूमर लोक नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों तेरह ताली नृत्य है। जी हाँ, तेरह ताली नृत्य है, यह भी राजस्थान के अंदर किया जाता है। राजस्थान में और एमपी में दोस्तों यहाँ पे दोनों के अंदर यह नृत्य किया जाता है। तो आपको ऑप्शन के आधार पे करना है कि तेरह ताली यदि ऑप्शन में है तो यहाँ पे एमपी और राजस्थान दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में है गैर नृत्य किया जाता है। गैर नृत्य के अलावा पनिहारी नृत्य भी किया जाता है। जी हाँ, पनिहारी नृत्य भी किया जाता है। तो ये राजस्थान के अन्य लोक नृत्य है जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं, भारत में लोक नृत्यों की संख्या 2800 प्लस है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के द्वारा अमूर्त धरोहर घोषित किया है, वह 2010 के अंदर घोषित किया है। राजस्थान के अन्य लोक नृत्यों के बारे में बात करते हैं तो घूमर है, तेरह ताली है, गेर है, पनियारी है। तो दोस्तों कालबेलिया नृत्य से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? ऑप्शन है MS सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों भारत रत्न की बात करते हैं तो ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। जी हाँ, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न होता है। इनकी वरीयता क्रम के बारे में बात करें तो सर्वोच्च सम्मान की वरीयता क्रम में पहले नंबर पर आता है भारत रत्न। जी हाँ, भारत रत्न है, यह पहले नंबर पर आता है। फिर दोस्तों बात करते हैं सर्वोच्च क्रम में दूसरे स्थान पे कौन आता है, तो पद्म विभूषण आता है। जी हाँ, पद्म विभूषण है जो कि दूसरे नंबर पर आता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। वरीयता क्रम में तीसरे नंबर पर पद्म भूषण आता है।
पद्म भूषण आता है। और यहाँ पे चौथे नंबर की बात करते हैं तो पद्मश्री पुरस्कार है, जो कि वरीयता क्रम में शीर्ष पुरस्कारों की वरीयता क्रम में चौथे नंबर पर पद्मश्री आता है। तो यह क्रम भी आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अब बात करते हैं कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार कौन थी। तो दोस्तों हम बात करते हैं एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की। जी हाँ, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है जो कि संगीतकार है, जो कि भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को जो भारत रत्न दिया गया था, इनकी बात करते हैं तो इन्हें भारत रत्न 1998 के अंदर प्रदान किया गया था। लेकिन दोस्तों आप कंफ्यूजन होता है कि लता मंगेशकर आप टिक करके आते हैं, जबकि लता मंगेशकर को जो भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान है, वह पुरस्कार 2001 के अंदर दिया गया था। जी हाँ, 2001 के अंदर लता मंगेशकर को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि हम बात करते हैं कि जो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है, यह है भारत की पहली संगीतकार है जिन्होंने भारत रत्न जीता हुआ है। यह 1998 के अंदर इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं कि जो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है, यह यूएन के अंदर प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला भी है। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला भी, दोस्तों यही आपको ये पता होना चाहिए, यूएन में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला भी है। और इन्हें संगीतकार के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जी हाँ, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो आपको यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा है। ऑप्शन है चापचारकूट, सागा दावा, हॉर्नबिल या ओणम। तो मिजोरम राज्य की बात करते हैं तो मिजोरम राज्य का जो प्रमुख त्योहार है वह चापचारकूट है। जी हाँ, चापचारकूट है जो कि यहाँ का प्रमुख त्योहार है। सागा दावा की बात करते हैं तो ये सिक्किम का प्रमुख त्योहार है। जी हाँ, सिक्किम राज्य का ये प्रमुख त्योहार है सागा दावा। और बात करते हैं हॉर्नबिल हॉर्नबिल महोत्सव है, ये नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। जी हाँ, नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। और ओणम की बात करते हैं तो ये ओणम दोस्तों केरल राज्य के अंदर 10 दिन का ये त्योहार मनाया जाता है। तो ये दोस्तों जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं समस्त यहाँ पे भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रमुख त्योहार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चापचारकूट है जो कि मिजोरम राज्य का प्रमुख त्योहार है, सागा दावा सिक्किम का प्रमुख त्योहार है, और हॉर्नबिल नागालैंड का, और ओणम है जो कि केरल का एक प्रमुख त्योहार है। तो ये समस्त फैक्ट आपको यहाँ से पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन्नति हुड्डा किस खेल से संबंधित है। तो उन्नति हुड्डा है जो प्लेयर है, कौन से खेल की प्लेयर है, बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस या लॉन टेनिस। तो दोस्तों हम बात करते हैं उन्नति हुड्डा की, तो उन्नति हुड्डा है जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है। जी हाँ, बैडमिंटन की खिलाड़ी है। अब बैडमिंटन के अन्य खिलाड़ियों के ऊपर बात करते हैं तो इनमें अन्य खिलाड़ियों में आते हैं ज्वाला गुट्टा। जी हाँ, ज्वाला गुट्टा है, यह भी एक प्रसिद्ध बैडमिंटन की खिलाड़ी है। इसके अलावा ज्वाला गुट्टा के अलावा अश्विनी पोनप्पो है। जी हाँ, अश्विनी पोनप्पो है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपको नाम है कई बार क्वेश्चनों में देखने को मिलते होंगे, ये नाम जो कि किस खेल से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों एक बैडमिंटन का एक अन्य नाम जो काफी बार एसएससी के द्वारा पूछा जाता है, अस्मिता चलिहा। अस्मिता चलिहा यह भी बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो यह भी दोस्तों अन्य नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं स्क्वैश से कौन सा खिलाड़ी है। तो स्क्वैश से जो दोस्तों फेमस खिलाड़ी है भारत के, वह है जोसन्ना चिन्नप्पा। जी हाँ, जोसन्ना चिन्नप्पा है, जोसन्ना चिन्नप्पा है जो कि स्क्वैश की मशहूर खिलाड़ी है। टेबल टेनिस की बात करते हैं तो टेबल टेनिस की जो खिलाड़ी है, टेबल टेनिस की खिलाड़ी की बात करते हैं तो वह मोमा दास है। जी हाँ, मोमा दास है, मोमा दास टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। लॉन टेनिस की बात करते हैं तो लॉन टेनिस की मशहूर खिलाड़ी है जो कि अंकिता रैना है। जी हाँ, अंकिता रैना भी यहाँ पे आपको काफी बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि अंकिता रैना लॉन टेनिस की खिलाड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे समस्त खेल से यहाँ पे प्रसिद्ध खिलाड़ी देख चुके हैं। उन्नति हुड्डा है जो कि बैडमिंटन से संबंधित, आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है। ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि कर्नाटक में है। और दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। कर्नाटक के अन्य टाइगर रिजर्व कौन से हैं। तो यहाँ पे अन्य टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो भद्रा टाइगर रिजर्व है। भद्रा के अलावा दांदेली टाइगर रिजर्व है। जी हाँ, भद्रा, दांदेली। इसके अलावा नागरहोल है, नागरहोल है, यह भी जो टाइगर रिजर्व है ये कर्नाटक के अंदर स्थित है।
और दोस्तों आपको पता होना चाहिए एग्जाम में एसएससी के द्वारा काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कौन से वर्ष में आया था। तो टाइगर प्रोजेक्ट से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो टाइगर प्रोजेक्ट है 1973 के अंदर टाइगर रिजर्व आता है। इसके अलावा टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टाइगर दिवस कब मनाया गया है। तो टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। जी हाँ, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को यह त्योहार जो टाइगर रिजर्व डे है मनाया जाता है। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो भारत के अंदर कुल टाइगर रिजर्व की संख्या से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल टाइगर रिजर्व से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 53 हो चुकी है। जी हाँ, 53 टाइगर रिजर्व की संख्या है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के अंदर है। तो दोस्तों यहां से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। द ग्रेट बाथ की खोज किस सभ्यता में हुई है, तो द ग्रेट बाथ क्या है दोस्तों, यह द ग्रेट बाथ की खोज कौन सी सभ्यता में हुई है। ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, लोथल, रंगपुर या हड़प्पा। तो द ग्रेट बाथ की खोज मोहनजोदाड़ो के अंदर की गई थी और मोहनजोदाड़ो की खोज दोस्तों राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। आपको यह भी पता होना चाहिए। जी हाँ, राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज की गई है और मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 के अंदर की है। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई है। अब ये जो द ग्रेट बाथ की खोज है मोहनजोदाड़ो में है, तो दोस्तों यहाँ से काफी बार क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा जाता है कि ये जो द ग्रेट बाथ है इसकी लंबाई चौड़ाई से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी लंबाई 11.88 मीटर है। जी हाँ, लंबाई 11.88 मीटर है। चौड़ाई की हम बात करते हैं, द ग्रेट बाथ की चौड़ाई 7.01 मीटर है और इसकी गहराई की बात करते हैं तो इसकी गहराई के बारे में बात करें तो 2.43 मीटर दोस्तों इसकी गहराई है। तो यहाँ से भी एसएससी में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे द ग्रेट बाथ की खोज मोहनजोदाड़ो के अंदर की गई है। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बिहिस्त लिखी है, तो हस्त बिहिस्त किसके द्वारा लिखी गई है, तो अलाउद्दीन खिलजी से दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो के द्वारा हस्त बिहिस्त यह जो कविता लिखी गई है, हस्त विदिष्ट जो लिखी गई है वह अमीर खुसरो है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि है उनके द्वारा लिखी गई है। और इन अमीर खुसरो को ही तोता-ए हिंद भी कहा जाता है। जी हाँ, एसएससी के द्वारा काफी बार पूछा जाता है तोता-ए हिंद की उपाधि किसे दी गई है, तो तोता-ए हिंद की उपाधि जो है अमीर खुसरो को दी गई है। और अमीर खुसरो ने ही दोस्तों खड़ी बोली की रचना की है। जी हाँ, खड़ी बोली की रचना किसने की है, तो खड़ी बोली की रचना के बारे में बात करते हैं तो खड़ी बोली की रचना भी अमीर खुसरो के द्वारा की गई है। और दोस्तों एक बार और क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा जाता है कि तबला के जनक कौन है, तो जो तबला होता है तबला के जनक भी दोस्तों अमीर खुसरो ही है। तो आपको ये समस्त फैक्ट अमीर खुसरो से पता होना चाहिए। और अमीर खुसरो ही दोस्तों ऐसे दरबारी कवि हैं जिन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा है। जी हाँ, 8 सुल्तानों का शासन किसने देखा है, तो 8 सुल्तानों का शासन है अमीर खुसरो के द्वारा देखा है। तो यह क्वेश्चन भी आपको काफी बार पूछा जाता है। तो हस्त विदिष्ट जो कविता है उसके लेखक अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो से आपको ये समस्त क्वेश्चन पता होना चाहिए कि तोता हिंद किसे कहा जाता है, खड़ी बोली की रचना किसने की है, तबला के जनक कौन है, 8 सुल्तानों के शासन देखने वाले कौन है, तो अमीर खुसरो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो दोस्तों ये 2-3 युद्ध है जो कि आपको काफी बार पूछे जाते हैं। एक तो है दोस्तों बक्सर का युद्ध है। जी हाँ, एक है बक्सर का युद्ध, एक है दोस्तों प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद में दोस्तों एक आता है वांडीवास का युद्ध। ये दोस्तों 3 युद्ध आपको काफी पूछे जाते हैं। वांडीवास का युद्ध, तो इन तीनों युद्धों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा जाता है। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा जाता है। तो किन किन के मध्य लड़ा जाता है, तो बक्सर का युद्ध है हेक्टर मुनरो और मीर कासिम होते हैं। शाह आलम सेकंड होते हैं, शाह आलम सेकंड के। और दोस्तों सुजाउद्दौला है। जी हाँ,
सुजाउद्दौला है, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के द्वारा लड़ा जाता है। तो दोस्तों इसमें हेक्टर मुन्नो की विजय होती है। और ये दोस्तों मीर कासिम है जो कि बंगाल के नवाब है, मीर कासिम बंगाल के नवाब है, शाह आलम सेकंड जो है मुगल जो सुल्तान है, और सुजाउद्दौला है जो अवध के नवाब है। इन तीनों की सेनाओं के संयुक्त रूप से हेक्टर मुन्नो की सेना जो कि अंग्रेजी सेना है उसके द्वारा इन्हें परास्त कर दिया जाता है और हेक्टर मुन्नो की विजय होती है। और इस बक्सर के युद्ध के पश्चात ही दोस्तों जो अंग्रेज शासन की स्थापना होती है। तो दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि कौन से युद्ध के पश्चात अंग्रेज शासन की स्थापना होती है। तो अंग्रेज शासन की स्थापना जो होती है वह हेक्टर मुनरो के द्वारा जो बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है उसमें विजय होने के बाद ही अंग्रेज शासन की स्थापना होती है। अब अगले युद्ध के बारे में बात करते हैं, वह है प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है 23 जून 1757 को यह युद्ध लड़ा जाता है। जी हाँ, 23 जून 1757 को यह युद्ध लड़ा जाता है जो कि रॉबर्ट क्लाइव, जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब हैं सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा जाता है। जी हाँ, सिराजुद्दौला के मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है। इसमें दोस्तों जो रॉबर्ट क्लाइव की सेना विजयी रहती है और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब है उसको हरा दिया जाता है। और दोस्तों बात करते हैं प्लासी के युद्ध के बाद में क्या होता है। तो जो अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है, अंग्रेजी शासन की शुरुआत जो होती है वह प्लासी के युद्ध से होती है, जबकि अंग्रेजी शासन की स्थापना है वह बक्सर के युद्ध के बाद होती है। वांडीवास के युद्ध के बारे में बात करें तो 1760 के अंदर ये लड़ा जाता है। किन किन के मध्य लड़ा जाता है, तो ब्रिटिश वर्सेज फ्रांसीस के मध्य ये युद्ध होता है। जी हाँ, ब्रिटिश वर्सेज फ्रांसीसियों के मध्य ये युद्ध होता है जिसमें दोस्तों ब्रिटिश की विजय होती है, फ्रांसीसियों को हार झेलनी पड़ती है। तो ये दोस्तों तीनों युद्धों से वो काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा जाता है, तो 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध लड़ा गया। हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और सुजाउद्दौला की संयुक्त सेना के द्वारा लड़ा जाता है जिसमें अंग्रेजी सेना यहाँ पे विजयी रहती है। फिर बात करते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा जाता है और ये दोस्तों इसमें भी रॉबर्ट क्लाइव की सेना विजयी रहती है। और वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा जाता है जो ब्रिटिश सेना और फ्रांसीस सेना के मध्य लड़ा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बक्सर का युद्ध से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है जो कि 22 अक्टूबर 1764 को होता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन काफी अच्छा लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। तो दोस्तों भारत में जो हम बात करते हैं संविधान सभा के चुनाव कब होते हैं, तो संविधान सभा का दोस्तों आप सभी को पता है कि जो चुनाव होता है वह जुलाई 1946 को होता है। जी हाँ, संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 को होता है। और संविधान सभा का गठन की बात करें तो संविधान सभा के गठन की हम बात करते हैं तो गठन 6 दिसंबर 1946 को होता है। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। जी हाँ, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को होता है। जबकि पहली बैठक के ऊपर बात करें तो पहली बैठक कब होती है, तो पहली बैठक के बारे में बात करें तो पहली बैठक होती है वह 9 दिसंबर 1946 को होती है। जी हाँ, 9 दिसंबर 1946 को होती है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। जी हाँ, अस्थायी अध्यक्ष है जो कि किसे बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। जी हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और फिर दोस्तों हम बात करते हैं जो दूसरी बैठक होती है उसके अंदर जो कि 11 दिसंबर को होती है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है और इसमें दोस्तों स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है वह राजेंद्र प्रसाद को। जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद को पहला स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। जबकि संविधान सभा की अंतिम बैठक के बारे में बात करें तो यहां से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950। जी हाँ, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। तो यह भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार परिवर्तन हुआ है। जी हाँ, एक बार परिवर्तन हुआ है और वह परिवर्तन कब हुआ है या परिवर्तन कहा जाए या संशोधन कहा जाए तो हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। 42वें संविधान संशोधन की बात करते हैं
तो 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर होता है। और इस 76 के अंदर ही दोस्तों यहाँ पे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। 3 शब्द कौन कौन से हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इसके अलावा एक शब्द अखंडता तो जोड़ा जाता है। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। उस एक बार में दोस्तों 3 शब्द जोड़े जाते हैं, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता है। ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं। तो संप्रभुता, अखंडता और गणतंत्र दोस्तों यहाँ पे प्रस्तावना में नहीं है। तो यहाँ पे सुरक्षा के बारे में यहाँ पे नहीं कहा गया है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। तो दोस्तों हम साथ ही बात करते हैं कि भारत की प्रस्तावना में जो भारत के लोगों को न्याय कितने प्रकार का दिया गया है। तो न्याय यहाँ पे 3 तरह से न्याय दिया गया है, जो कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक है। स्वतंत्रता की बात करते हैं तो भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। समता कितने प्रकार की दी गई है? तो समता दोस्तों यहाँ पे 2 प्रकार की दी गई है। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए भारत की प्रस्तावना से संबंधित। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैटूर बांध किस नदी के किनारे है? मैटूर बांध जो है कौन सी नदी के किनारे है? ऑप्शन है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, वेगई नदी और पेरियार नदी। तो यहाँ पे मैटूर बांध है जो कावेरी नदी के तट पर है। कावेरी नदी के तट पर तमिलनाडु के अंदर ये मैटूर बांध है, आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है? तो कृष्णा नदी पे दोस्तों नागार्जुन सागर बांध है। जी हाँ, नागार्जुन सागर बांध है जो कि कृष्णा नदी के किनारे है। और कृष्णा नदी किनारे आंध्र और तेलंगाना की सीमा पर है। वेगई नदी पे वेगई बांध है। जी हाँ, वेगई नदी पे वेगई बांध है और यह भी दोस्तों तमिलनाडु के अंदर है। और पेरियार नदी पर दोस्तों पेरियार बांध है। जी हाँ, पेरियार नदी पर पेरियार बांध है जो कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपको एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। जी हाँ, हीराकुंड बांध है जो कि ओडिशा के अंदर है। जी हाँ, ओडिशा के अंदर महानदी के किनारे है। ओडिशा के अंदर महानदी के किनारे जो बांध है वह भारत का सबसे लंबा बांध है। अब बात करते हैं भारत के सबसे ऊंचे बांध की। जी हाँ, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचे बांध की बात करते हैं जो टिहरी बांध है। जी हाँ, टिहरी बांध है जो कि सबसे ऊंचा बांध है, जो कि उत्तराखंड के अंदर, जी हाँ, उत्तराखंड के अंदर भागीरथी नदी के किनारे, जी हाँ, उत्तराखंड के अंदर भागीरथी नदी के किनारे जो बांध है सबसे ऊंचा बांध है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? गुरुत्वीय बांध की बात करते हैं तो दोस्तों आपका नाम आता है भाखड़ा नांगल बांध। जी हाँ, भाखड़ा नांगल बांध है जो कि पंजाब के अंदर सतलज नदी के किनारे बना हुआ है। जी हाँ, भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी के किनारे है। यह है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो यहाँ से दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं? सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध कौन सी नदी के किनारे है? महानदी के किनारे। कौन से स्टेट में है? ओडिशा के अंदर। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड में भागीरथी नदी के किनारे। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है भाखड़ा नांगल बांध है। यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। मैटूर बांध कहाँ है? तो मैटूर बांध कावेरी नदी के किनारे तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कृष्णा नदी में नागार्जुन सागर बांध है। वेगई नदी पे वेगई बांध जो कि तमिलनाडु में है। पेरियार नदी जो के किनारे पेरियार बांध है। ये दो दोस्तों केरल और तमिलनाडु की सीमा के ऊपर स्थित है। जी हाँ, केरल व तमिलनाडु की सीमा पर यह स्थित है। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको दोस्तों कम से कम 10 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया था? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिलती है? 1947 में मिलती है। तो 1947 के बाद ही दोस्तों आपका पहला जो स्वतंत्रता का बजट है वह पेश किया गया था। उससे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है या नहीं, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि जो भारत के संविधान में बजट जो शब्द है उसका उल्लेख है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। बजट के अलावा दोस्तों यहाँ पे जो हम बात करते हैं आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 की बात करते हैं, तो 112 के अंदर दोस्तों कहा गया है जो शब्द का उपयोग किया गया है बजट शब्द के ऊपर वह है वार्षिक वित्तीय विवरण। जी हाँ, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, ना कि बजट शब्द का। तो दोस्तों आपको यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है या नहीं, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए नहीं, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट शब्द के स्थान पर आर्टिकल 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। तो और दोस्तों यहाँ पे जो बजट है इसी के माध्यम से यहाँ पे पेश किया जाता है। और बजट कब पेश किया जाता है? जो दोस्तों 1 फरवरी को, जी हाँ 1 फरवरी को यहाँ पे बजट पेश किया जाता है। और दोस्तों ये अभी हाल ही में चेंज किया गया है, नहीं पहले दोस्तों फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पे किया जाता था, जबकि अब दोस्तों फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर, जी हाँ प्रथम कार्य दिवस पर, फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस पर बजट पेश किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट है वह कब पेश किया जाता है? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है दोस्तों वह है 26 नवंबर 1947 को। जी हाँ 26 नवंबर 1947 को पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो षणमुखम चेट्टी के द्वारा भारत का जो पहला जो है स्वतंत्रता के बाद बजट पेश किया गया है। तो दोस्तों यह समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप पे एग्जाम में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है? धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है? इसके अलावा दोस्तों एक और पूछा जाता है वित्त विधेयक कौन से आर्टिकल में है? जी हाँ वित्त विधेयक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वित्त विधेयक कौन से आर्टिकल में है? धन विधेयक की बात करते हैं तो आर्टिकल 110 के अंदर, जी हाँ आर्टिकल 110 के अंदर धन विधेयक है। वित्त विधेयक की बात करते हैं तो आर्टिकल 117 के अंदर वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। तो ये समस्त फैक्ट आपको यहाँ से पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो हम बात करते हैं दोस्तों कि 1934 का एक्ट होता है। जी हाँ एक्ट कब का आता है? तो 1934 में एक्ट आता है। तो दोस्तों 1934 के एक्ट के माध्यम से आरबीआई की स्थापना की जाती है। कौन से आयोग की सिफारिश पे की जाती है? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे, जी हाँ यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया जाता है। एक्ट 1934 का है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करते हैं, आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, जी हाँ 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और इसके अलावा दोस्तों आपका और क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया कौन से वर्ष के अंदर किया गया? तो 1949 के अंदर। जी हाँ 1949 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इसके मुख्यालय से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, जी हाँ मुख्यालय से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आरंभ में बात करते हैं 1935 से 37 तक इसका मुख्यालय कलकत्ता रहता है। जी हाँ कलकत्ता रहता है। जबकि 1937 से इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में दोस्तों मुंबई में कर दिया गया है। जी हाँ जो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को इसका मुख्यालय जो बनाया गया है, इसका मुख्यालय बनाया गया है वह कलकत्ता के अंदर बनाया गया था, जो 1937 में चेंज करके मुंबई कर दिया गया है, जो कि वर्तमान में अभी तक उसका मुख्यालय बना हुआ है। तो दोस्तों आप सभी को अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन का आंसर देना है कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आपको ये सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो है भारतीय वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है आर्टिकल 279, आर्टिकल 280, आर्टिकल 281, आर्टिकल 282। तो वित्त आयोग की हम बात करते हैं तो वित्त आयोग भारत के संविधान के आर्टिकल
280 के अंदर निहित है या वित्त आयोग का यहाँ पे जो कि उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं हम वित्त आयोग की घोषणा कब की गई। वित्त आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। इसकी घोषणा कब की गई, तो 22 नवंबर 1951 को, जी हाँ 22 नवंबर 1951 को इसकी घोषणा की जाती है। इसकी दोस्तों घोषणा करने के बाद इसकी स्थापना कब होती है, तो वित्त आयोग की स्थापना से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्थापना इसकी 6 अप्रैल, जी हाँ 6 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना होती है। घोषणा 1951 में, स्थापना 1952 में। इसका मुख्यालय की बात करें, जी हाँ वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ है, वित्त आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर, जी हाँ नई दिल्ली के अंदर वित्त आयोग का मुख्यालय है, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें दोस्तों सदस्य होते हैं वह 1+4 होते हैं, जी हाँ एक तो अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं, जी हाँ प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे जो दोस्तों केसी नियोगी थे, जी हाँ केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। दूसरे की बात करते हैं तो ए के संतानम है, 13वें के विजय केलकर हैं, 14वें की वाई वी रेड्डी है। और जो दोस्तों वर्तमान में चल रहा है 2020 से 2025 तक, उस वित्त आयोग का दोस्तों कौन सा कार्यकाल है, तो 15वें वित्त आयोग चल रहा है, जी हाँ 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों जो वित्त आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आर्टिकल 280 के अंदर वर्णित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 9 जनवरी 1915, जी हाँ 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी जी, जी हाँ महात्मा गांधी जी अफ्रीका से, जी हाँ अफ्रीका से वापस भारत लौटते हैं 9 जनवरी 1915। तो उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष दोस्तों जो 9 जनवरी को है, जी हाँ 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो 2003 में दोस्तों ये आरंभ होता है। और 2003 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, जी हाँ अटल जी के कार्यकाल से मनाना आरंभ होता है, जो कि 2003 से होता है। किसकी संकल्पना है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस किसकी संकल्पना पे मनाया जाता है। तो संकल्पना की बात करते हैं, संकल्पना किसकी है, तो लक्ष्मीमल सिंघवी है, जी हाँ लक्ष्मीमल सिंघवी की संकल्पना पर, लक्ष्मीमल सिंघवी की संकल्पना पर यह बनाया जाता है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए। और दोस्तों 2003 से 2015 तक बात करते हैं, जी हाँ 2003 से 2015 तक ये प्रतिवर्ष मनाया जाता था, प्रतिवर्ष मनाया जाता था। जबकि हम बात करते हैं 2015 से यह प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है, जी हाँ 2015 से 2 वर्ष में मनाया जाता है। तो ये समझ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो और 2023 में दोस्तों 2023 में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, जिसके मुख्य अतिथि की बात करते हैं तो दोस्तों इरफान अली है, जी हाँ इरफान अली हैं जो कि गुमाना के राष्ट्रपति हैं। चंडिका प्रसाद संतोखी है, जी हाँ चंडिका प्रसाद संतोखी है, चंडिका प्रसाद संतोखी है, वह सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। तो इनके दोस्तों 2023 में जो 15वां मनाया गया है उसमें मुख्य अतिथि बुलाए गए हैं इरफान अली, चंडिका प्रसाद संतोखी। तो यह फैक्ट भी करंट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो यह क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई है। तो दोस्तों जो भारतीय पुरातत्व विभाग है इसकी स्थापना 1861 के अंदर की जाती है, जी हाँ स्थापना 1861 के अंदर की जाती है। और दोस्तों गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय की जाती है, जी हाँ गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय की जाती है। और दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम है, जी हाँ अलेक्जेंडर कनिंघम को जो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, जी हाँ जो भारतीय पुरातत्व विभाग ASI है उसके जनक किसे कहा जाता है, तो जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में होती है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है काल कोठरी की घटना कब होती है। तो दोस्तों काल कोठरी की घटना कब होती है, ऑप्शन दिया गया है 1756, 1757, 1764 और 1765। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला ने जो बंगाल का जो नवाब थे तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा फोर्ट विलियम कलकत्ता में 146 अंग्रेजी सैनिकों को यहाँ पे का एक छोटी सी काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है। और दोस्तों इन 146 को यहाँ पे बंद किया जाता है, जिसमें 123 तो यहाँ पे दोस्तों मृत हो जाते हैं, 123 तो इस काल कोठरी में मृत्यु हो जाती है और 23 यहाँ पे जीवित निकल जाते हैं। तो उस 23 जीवित निकल जाते हैं। तो ये दोस्तों काल कोठरी घटना होती है, वह कब होती है, तो 20 जून 1756 में काल कोठरी की घटना होती है, जो कि दोस्तों बंगाल के तत्कालिक नवाब सिराजुद्दौला है, उनके द्वारा 146 अंग्रेज अधिकारियों को एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है, जिसमें से 123 की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे 23 बचते हैं जो जीवित निकलते हैं। और इस संपूर्ण घटना की जानकारी किसने दी है, यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि काल कोठरी की घटना की जानकारी किसने दी है। तो इन 23 के अंदर जीवित बचते हैं एक, जिनका नाम है विलियम होवेल। जी हाँ, विलियम होवेल एक जीवित बचते हैं, उन्होंने ही अंग्रेजी अधिकारियों को इसी घटना की जानकारी दी है। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी के द्वारा काफी बार पूछा जाता है। तो काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को होती है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली समाचार पत्र बंगाल गजट की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो भारत का पहला समाचार पत्र है वह बंगाल गजट है। जी हाँ, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, जिसकी स्थापना 29 जनवरी 1780 को की गई थी। और इसके संस्थापक कौन है, तो संस्थापक हैं जेम्स अगस्ता हिक्की। जी हाँ, जेम्स अगस्ता हिक्की हैं जो कि इसके संस्थापक हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। भारत के पहले समाचार पत्र की दोस्तों भारत के पहले समाचार पत्र बंगाल गजट है, इसकी स्थापना 29 जनवरी 1780 को होती है। इसके संस्थापक जेम्स अगस्त हिक्की हैं। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यहां से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया उसके ऊपर बात करते हैं। वैसे तो आपको पता होगा कि साइमन कमीशन 1928 को भारत आया था। तो हम बात करते हैं दोस्तों जो 1919 से 1935 तक जो भारत में द्वैध शासन लगाया गया। जी हाँ, भारत में द्वैध शासन लगाया गया। उस द्वैध शासन में किस प्रकार से कार्यकाल रहा उसकी देखभाल व निगरानी करने के लिए यहाँ पे 7 सदस्यों की टीम भेजी जाती है। जी हाँ, 7 सदस्यों की टीम भेजी जाती है और ये 7 सभी सदस्य थे। तो सातों के साथ दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज सदस्य थे। इसी का विरोध दोस्तों यहाँ पे किया जा रहा था और इसका विरोध लाहौर में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया, जिसमें दोस्तों मुख्यतः प्रदर्शन के दौरान जो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय है उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रदर्शन पर जो लाठीचार्ज का आदेश दिया जाता है वह दोस्तों सैंडर्स के द्वारा दिया जाता है। और इस सैंडर्स की, जी हाँ, जो आदेश देते हैं सैंडर्स, उस सैंडर्स की हत्या है जो कि 1929 में भगत सिंह के द्वारा की जाती है। जी हाँ, 1929 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा इस सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों इस साइमन कमीशन के विरोध के अंदर ही जो पंजाब केसरी हैं जिन्हें लाला लाजपत राय कहा जाता है उनकी मृत्यु होती है। तो साइमन कमीशन जो आता है 1928 के अंदर आता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ऑप्शन है भारत, लंदन, अमेरिका, ब्रिटेन। तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो 1928 में साइमन कमीशन आता है उसने भारत आकर जो ब्रिटेन में जो रिपोर्ट पेश की उस पर चर्चा करने के लिए भारतीयों को बुलाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इनकी सन से भी दोस्तों काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 के अंदर होता है
दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 के अंदर होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 1930 के जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, इसका विरोध है कांग्रेस ने किया। जी हाँ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने विरोध किया और अपना किसी भी सदस्य को यहाँ पे नहीं भेजा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने विरोध किया। अब बात करते हैं 1931 के गोलमेज सम्मेलन का, तो इसमें कांग्रेस ने अपना जो प्रतिनिधित्व करके भेजा वह महात्मा गांधी को भेजा है। जी हाँ, महात्मा गांधी को कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है और मौलिक अधिकारों की मांग को यहाँ पे जो महात्मा गांधी के द्वारा दोहराया गया। 1932 की बात करते हैं तो 1932 में, और साथ ही हम बात करते हैं इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो शामिल होने वाले व्यक्ति से काफी बार पूछा जाता है। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वालों में पहला नाम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। जी हाँ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेते हैं। फिर उसके अलावा बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह है, जी हाँ, महाराजा गंगा सिंह भी दोस्तों यहाँ पे तीनों सम्मेलन में भाग लेते हैं, जो कि बीकानेर के, जी हाँ, राजस्थान के बीकानेर के महाराजा है। तेज बहादुर सप्रू है, जी हाँ, तेज बहादुर सप्रू है, यह भी इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले हैं। तो ये तीन व्यक्ति हैं दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है और तीसरा 1932 में होता है। कांग्रेस ने दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाकर महात्मा गांधी को भेजा गया, जिन्होंने दोस्तों लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर मौलिक अधिकारों की मांग को दोहराया। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का सेशन आप सभी को काफी अच्छा लगा है, और यदि दोस्तों आपने ये पूरा मॉक टेस्ट दिया है तो 20 में से आप कितने क्वेश्चन राइट कर पाए हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको बिल्कुल एक निष्ठावान विद्यार्थी बनकर यहाँ पे कार्य करना है। आपके 20 में से चाहे दोस्तों 10 क्वेश्चन सही हुए हों, 12 क्वेश्चन सही हुए हों, सभी क्वेश्चन जो है कितने भी सही हुए हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आपको वास्तव में आज सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और आपने जो सपना देख रखा है 2024 में वर्दी पाने का, उस सपने को साकार करने के लिए दोस्तों आपको कुछ अन्य एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही होगा। और यदि दोस्तों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक्स IQ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों करंट अफेयर स्टैटिक जीके के साथ साथ इंडिया जीके की भी समस्त पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।